70 के दशक के अंत तक हम इंसान इस सौरमंडल के सभी शुरुआती ग्रहों तक अपनी पहुंच बना चुके थे। बुध से लेकर मंगल ग्रह तक हमारे ऑर्बिटर्स इन सभी प्लैनेट्स के चक्कर लगा रहे थे और निरंतर हमें इन ऑब्जर्वेशन से मिल रहे डेटा को सेंड कर रहे थे, जिससे सौरमंडल को लेकर हमारी इंसानी समझ में क्रांतिकारी विस्तार हुआ। हम सोलर सिस्टम के उन राजों से रूबरू हो सके जो कल तक महज अनसुलझी गुत्थियां थीं। इन ठोस सतह वाले इनर प्लैनेट से तो अब हम परिचित थे, इसलिए अब बारी थी अपनी सीमाएं लांघकर एस्टेरॉयड बेल्ट के उस पार मौजूद गैस जायंट्स को देखने की। हालांकि ये काम आसान नहीं था। अधिक दूरियां और स्पेस के हार्श क्रायोजेनिक एनवायरनमेंट के चलते वहां जाना बेहद मुश्किल और रिस्की था। बल्कि इस अभियान की शुरुआत में तो बहुत से मिशंस फेल भी हुए थे, मगर अंत सन 1997 का साल आते आते हम अपनी मंजिल के बेहद नजदीक पहुंच गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नासा के सैटर्न पर भेजे गए महान स्पेस प्रोब कैसिनी-हाइगन्स की, जिसने इस रिंग प्लेनेट को देखने का इंसानी नजरिया ही बदल कर रख दिया। और तो और न केवल शनि ग्रह बल्कि इस प्रोब ने हमें शनि के कई चंद्रमाओं से भी नजदीक से मिलवाया, जिसके बाद हमने इस सौरमंडल की धरती के बाद लाइफ के लिए सबसे फेवरेबल जगहों को देखा। ये तारीख है 15 अक्टूबर सन 1997 की, जब नासा के फ्लोरिडा स्थित केप कैनावरल एयरफोर्स स्टेशन की लॉन्च साइट 40 से एक टाइटन 5 रॉकेट ने उड़ान भरी। एक तेज गर्जना की आवाज के साथ ये रॉकेट आसमान की ओर बढ़ना शुरू करता है और फिर देखते ही देखते ये रॉकेट देखने वालों की नजरों से ओझल हो गया। दरअसल इस रॉकेट में मौजूद था एक मुसाफिर, जिसे अब ये हमेशा के लिए इस धरती से दूर इसकी मंजिल की ओर ले जा रहा था। ये मुसाफिर कोई और नहीं बल्कि इंसानों द्वारा शनि पर भेजा गया इंसानों का पहला मैसेंजर था। ये कैसिनी था। 20 सालों के इस अरसे में कैसिनी ने 4.9 अरब मील का सफर तय किया। इस बेहद लंबे सफर में कुल 294 बार कैसिनी ने शनि ग्रह के इर्द गिर्द परिक्रमा की और इस पूरी यात्रा की साक्षी बनी वो 4,53,048 तस्वीरें, जिसे टिल द एंड कैसिनी ने अपने क्रैश तक खींचा और हमें धरती तक भेजा। वाकई कैसिनी का ये सफर बेहद रोमांच और कई खतरों से भरा था, मगर इन सभी जोखिमों को पार कर कैसिनी हर कसौटी पर खरा उतरा और फाइनली हमें सैटर्न के वंडर्स यानी चमत्कारों से रूबरू कराया। ये तो थी कैसिनी की एक शानदार टाइमलाइन। आइए अब इस सफर का हिस्सा बनते हैं और जानते हैं कैसिनी की इस यात्रा का हर वो पल जब एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में एक नया सूर्योदय हुआ। नासा और ईएसए के बीच एक अलायंस से बना ये साइंटिफिक प्रोजेक्ट सैटर्न की ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में 4 चांद लगाने वाला था। ऐसे में इन दोनों ही स्पेस एजेंसीज ने करार किया कि वो उस मिशन के डिफरेंट प्रोब्स पर काम करेंगे, जहां नासा की जिम्मेदारी इस मिशन के मेन सैटेलाइट कैसिनी को तैयार करने की थी, तो वहीं हाइगन्स प्रोब को ईएसए डेवलप कर रहा था। यहाँ बताते चलें कि ये दोनों ही कंपोनेंट्स दो महान एस्ट्रोनॉमर्स गिovanni डोमेनिको कैसिनी और क्रिस्टियन हाइगन्स के नाम पर हैं। और कुछ यूं 10 सालों की कड़ी मेहनत के बाद दोनों ही एजेंसीज ने अपने अपने हिस्से का काम पूरा किया। जहां नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में कैसिनी स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन और असेंबल किया गया, तो वहीं ईएसए के इटालियन स्पेस यूनिट में हाइगन्स प्रोब बनकर तैयार हुआ था। और फाइनली मिशन से जुड़े सभी प्रोसीजर्स पूरे होने पर 15 अक्टूबर सन 1997 की तारीख को इसे केप कैनावरल लॉन्च स्टेशन से हमेशा के लिए काले अंतरिक्ष की ओर रवाना कर दिया गया, जहां इस मिशन के असली सफर की शुरुआत हुई। रॉकेट से मिले जोरदार थ्रस्ट ने इसे धरती की कक्षा से तो बाहर धकेल दिया था, मगर आगे का सफर इसे खुद अपने दम पर ही पार करना था। इस कड़ी में ये सैटर्न की ओर बढ़ते हुए पहले शुक्र और फिर बृहस्पति ग्रह से मिला, या यूं कहें कि जानबूझकर उसे खास ट्रेजेक्ट्री से गुजारा गया जहां इसके रास्ते में ये दोनों ग्रह पड़ते थे। और ऐसा करने की एक अहम वजह थी, और वो वजह थी जल्द से जल्द सैटर्न की ऑर्बिट तक पहुंचना। दरअसल इन दोनों ग्रहों की म्यूचुअल ट्रेजेक्ट्री पर चलने से इसे ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट का एक एडवांटेज मिला और इसकी स्पीड पहले से कई गुना ज्यादा तेज हो गई, जिस कारण से ये कम फ्यूल खर्च कर बेहद मामूली वक्त में अपनी मंजिल शनि ग्रह तक पहुंच गया। तो अब आ चुकी थी तारीख 30 जून सन 2004 की। आखिरकार 1.2 अरब मील लंबे सफर को तय करने के बाद कैसिनी शनि ग्रह की कक्षा में था और यहाँ से स्पेसक्राफ्ट ने अपने असली मिशन को अंजाम देना शुरू किया। लिहाजा शुरुआती कुछ दिनों में इसने चांद की नजदीकी कक्षा में रहकर कुछ ऑर्बिटल मैन्यूवर्स और कैलिब्रेशंस परफॉर्म करे। इसी बीच ये सैटर्न के बेहद नजदीक महज 1900 मील की दूरी पर जा पहुंचा था, जहां से इस खूबसूरत ग्रह के नजारे कुछ ऐसे दिखाई देते थे। वॉयेजर 2 के बाद ये वो पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसने इतने करीब से हमें सैटर्न के रिंग्स और क्लाउड्स को दिखाया था।
इस स्पेसक्राफ्ट से मिला शुरुआती डेटा और कुछ तस्वीरें इतनी कारगर थीं कि उन्हें देख वैज्ञानिकों की कैसिनी को लेकर उम्मीदें सातवें आसमान पर पहुंच गई थीं। ये अनुमान लगाया जा रहा था कि कैसिनी भी वॉयेजर की तरह एक लैंडमार्क मिशन साबित होगा, जो हमेशा के लिए शनि ग्रह को देखने का इंसानी दृष्टिकोण बदल कर रख देगा। और वाकई में ऐसा हुआ भी। कैसिनी ने शनि ग्रह पर पहुंचने के बाद से ही खोजों का सिलसिला शुरू कर दिया था। इसी कड़ी में पहली खोज थी हमारे सौरमंडल के जन्म और अस्तित्व की जांच को लेकर। दरअसल वैज्ञानिकों को इस बात का अंदेशा था कि अगर हम किसी भी तरह से इन गैस जायंट्स को स्टडी करने में कामयाब हो जाएं, तो सौरमंडल की अनसुलझी गुत्थियों को सुलझाना बेहद आसान हो जाएगा। और वो इसलिए क्योंकि यही गैस प्लैनेट्स इस सौरमंडल की पहली उपज थे। सूरज से रिसकर बाहर आई हाइड्रोजन और हीलियम की कसावट से इन ग्रहों का जन्म हुआ। हालांकि वक्त बीतने के साथ इन्होंने सूरज से दूरियां बनाई और ये बाहरी कक्षाओं में स्थापित हो गए। वहीं ठोस जमीन वाले इनर प्लैनेट्स एक स्टेबल लॉक्ड ऑर्बिट में रहे, जो सूरज के बेहद नजदीक थी। इन फैक्ट्स के अलावा जो अहम बातें कैसिनी ने हमें बताई वो थी सैटर्न की कंपोजिशन को लेकर। दरअसल इस फाइंडिंग में ये बात सामने आई कि सैटर्न की कंपोजिशन हूबहू जुपिटर जैसी ही है। इसके आसमान में भी हाइड्रोजन और हीलियम के बने घने बादल हैं। प्लेनेट के सेंटर में खौलते हुए लिक्विड मेटल की कोर है, जिसका तापमान 8300 डिग्री सेल्सियस है, जो चारों ओर से आयरन और निकल जैसे हैवी मेटल्स की कवरिंग से घिरा हुआ है। शनि ग्रह की यही विचित्र संरचना हमें अन्य गैसीय ग्रहों को समझने में भी मदद करती है, क्योंकि दूसरे गैस जायंट्स भी कुछ इसी स्ट्रक्चर पर काम करते हैं। कंपोजिशन और जियोमॉर्फोलॉजी की बेसिक नॉलेज पाने के बाद एक्चुअल ऑप्टिकल ऑब्जर्वेशन का काम शुरू होता है। कैसिनी अपने भीतर लगे ऑनबोर्ड कैमरा से शनि ग्रह को देखना शुरू करता है। इस कड़ी में पहली बार कैसिनी का एनकाउंटर होता है शनि ग्रह के चांद फीबी से। ये चांद देखने में किसी आम एस्टेरॉयड जैसा ही नजर आता है। इसकी सरफेस पूरी तरह से इम्पैक्ट क्रेटर से भरी पड़ी है। कैसिनी में लगे ऑनबोर्ड इंफ्रारेड रेडियोमीटर से मिले डेटा ने हमें ये बताया कि मेनली इसकी कंपोजिशन में फ्रोजन आइस और हैवी मेटल शामिल हैं। इस खोज के बाद बारी आई शनि ग्रह के सबसे बड़े चांद टाइटन को फ्लाई बाय करने की। ये कैसिनी की टाइटन से पहली मुलाकात थी और इसी पहली मुलाकात में ही कैसिनी ने टाइटन की बहुत सी तस्वीरें ली। इन तस्वीरों में टाइटन पर बह रही लेक्स और रिवर्स नजर आईं। लिहाजा इसमें और ज्यादा गहरा जाने के लिए फाइनली कैसिनी ने यूरोपियन हुइगन्स प्रोब को ड्रॉप किया। 14 जनवरी सन 2005 को हुइगन लैंडर टाइटन के घने बादलों के बीच से गुजरता हुआ सतह पर आ पहुंचा। इसके बाद एक्शन की शुरुआत हुई। हुइगन्स प्रोब ने अपनी इस 2 घंटे 27 मिनट लंबी यात्रा में टाइटन के बादलों की सैर की और यही सैर उसकी असल कारीगरी थी। दरअसल इसे कुछ यूं डिजाइन किया गया था कि वो एक लैंडर होते हुए भी मेनली टाइटन के क्लाउड्स और अपर एटमॉस्फेयर को ही स्टडी करता, और तो और पैराशूट की मदद से धीरे धीरे डिसेंट होते हुए वो डेटा को कैप्चर करता गया और साथ ही रियल टाइम में उस डेटा को सैटर्न को गर्दिश कर रहे कैसिनी प्रोब को भेजता गया और फिर आगे वही डेटा नासा के डीप स्पेस नेटवर्क से होता हुआ नासा JPL तक जा पहुंचा। तो कुल मिलाकर हुइगन्स का मेन काम था टाइटन के भीतर गिरते हुए इसके क्लाउड्स, एटमॉस्फेयर, जियोलॉजी और टोपोग्राफी को स्टडी करना, जो कि उसने बखूबी किया भी। हालांकि टाइटन की सतह पर टचडाउन होते ही कैसिनी से उसके कनेक्शन लूज होने लगे, मगर इसके बावजूद भी वो अगले 72 मिनटों तक संपर्क बनाने में कामयाब रहा और उससे हमें ढेर सारा वैल्यूएबल डेटा भी मिला। बात जहां तक हुइगन्स प्रोब की फाइंडिंग्स पर है, तो खास तौर पर इसमें लगे HASI यानी ह्यूगेन्स एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर इंस्ट्रूमेंट ने हमें टाइटन के अपर एटमॉस्फेयर की फिजिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी से अवगत करवाया। हमें वहां मौजूद फोर्स पैटर्न्स का भी पता चला, जिससे हम उस चांद पर तीनों ही एक्सिस में लगने वाले फोर्स को बारीकी से स्टडी कर पाए, और यही काम सैटर्न सिस्टम की फिजिक्स को समझने की ओर एक बड़ा कदम था। साथ ही डॉपलर विंड एक्सपेरिमेंट ने हमें टाइटन पर रेडिएशन ट्रैक करने में भी मदद की। तो वहीं इसका सबसे अहम कंपोनेंट था इसमें लगा एक ऑनबोर्ड कैमरा, जो आज DISR के नाम से जाना जाता है। आखिर यही तो हम इंसानों की आंखों के रूप में काम आया इस अनजान दुनिया में। इसी कैमरे की मदद से हम इंसानों ने तिलिस्मी चांद के नजारे लिए। असल में ये कैमरा तब एक्शन में आया जब लैंडर टाइटन की सतह से महज 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचा था, और तब से लेकर 8 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर पहुंचने तक निरंतर इसने तस्वीरें खींची, जिसमें टाइटन के बादलों से लेकर वहां बह रही लिक्विड मीथेन की नदियां तक शामिल हैं। लिहाजा जल्द ही इस साइंटिफिक मशीन ने भी बैटरी खत्म होने पर समाधि ले ली।
और आखिर में इसके कुछ एडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स ने अपना काम किया। इस कड़ी में चाहे वो सरफेस डेंसिटी मॉनिटरिंग हो या फिर जियो ट्रैकिंग जैसे सभी अहम जियो एक्सपेरिमेंट्स बखूबी इसके द्वारा अंजाम दिए गए और अल्टीमेटली हमारा ये सब मिशन भी कामयाब रहा। लिहाजा अभी तो कैसिनी के असली जलवे देखने बाकी थे। अब चाहे वो इसके चांद एनसेलेडस पर छूट रहे फव्वारे हों या इसकी रहस्यमय रिंग्स के दर्शन, इस स्पेसक्राफ्ट ने हमें वो सभी नज़ारे दिलाए जिसकी कल्पना हमारे वैज्ञानिक एक वक्त पर किया करते थे। और आखिरकार सन 1997 में अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए दो बेहद हाईटेक स्पेस प्रोब्स कैसिनी और हुइगन्स को शनि ग्रह की ओर रवाना कर दिया गया था, जो पूरे 7 साल के लंबे सफर के बाद अपनी मंजिल सैटर्न पर साल 2004 में पहुंच गए थे। साथ ही हमने ये भी जाना कि आखिर कैसे यूरोपियन हुइगन प्रोब शनि के चांद टाइटन के बादलों के बीच से होता हुआ उसके भीतर जा पहुंचा था और हमें इस रहस्यमय चांद के बारे में कितनी ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी थी जिससे आज तक हम अपरिचित थे। आइए बढ़ते हैं शनि ग्रह के इस मंत्रमुग्ध कर देने वाले छल्लों की ओर जिसके पास हमारा ये स्पेसक्राफ्ट हमारी राह देख रहा है। सैटर्न की ऑर्बिट में प्लेस्ड ये स्पेसक्राफ्ट अब एक्चुअल में वो काम करना शुरू करता है जिसके लिए इसे डिजाइन किया गया था, यानी अब तक ये अपने असल मिशन को अंजाम देने में जुट जाता है। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट अपने आप में बेहद उन्नत और हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस एक स्पेसक्राफ्ट था। इसका बेहद कॉम्प्लेक्स मगर वर्सटाइल डिजाइन इसे स्पेस इंजीनियरिंग का एक अल्टीमेट लैंडमार्क बनाता है। ये स्पेसक्राफ्ट इन टोटल 1630 डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, 22,000 के करीब वायर कनेक्शंस और 12 साइंटिफिक पेलोड से लैस था, जिन्हें अलग अलग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और कैलकुलेशन करने के लिए डिजाइन किया गया था। पावर के लिए इस स्पेसक्राफ्ट में एक न्यूक्लियर रिएक्टर भी मौजूद था जो प्लूटोनियम 238 द्वारा पावर्ड था। कुल 33 किलो प्लूटोनियम स्पेसक्राफ्ट के साथ सैटर्न की ऑर्बिट तक भेजा गया था, जो अगले 19 साल 335 दिनों तक निरंतर इसे पावर देता रहा। इस मिशन की पहली अचीवमेंट का पल तब आया जब स्पेसक्राफ्ट ने शनि ग्रह के एक चांद एनसेलेडस का रुख किया। जब कैसिनी एनसेलेडस के नजदीक पहुंचा तो वहां उसने कुछ बेहद अजीब सा होता देखा। दरअसल बर्फ की मोटी चादर से ढकी एनसेलेडस की सरफेस से बर्फीले प्ल्यूम्स बाहर निकल कर आ रहे थे। एनसेलेडस की सतह पर बनी दरारों से निकल रहा ये मवाद किसी गीजर सा लुक दे रहा था। कई वैज्ञानिकों ने तो इसकी तुलना उन ज्वालामुखियों से भी कर दी जो लावा नहीं बल्कि बर्फ उगलते थे। कैसिनी ने अपनी लाइफ में कुल 3 बार एनसेलेडस का अध्ययन किया, जिसमें कि उसने इस रहस्यमय फिनोमिनन की वजह तलाशने का पूरा प्रयास भी किया। ऐसे में ये बात सामने आई कि ये बर्फीले फव्वारे एनसेलेडस की कोर से झटक कर बाहर आ रहे हैं। जब कैसिनी इस रहस्यमय घटना की तह तक पहुंचा तो ये मालूम चला कि ऐसा होने का कारण एनसेलेडस की सतह के नीचे मौजूद पानी के अथाह महासागर हैं। सतह पर चट्टानी और सख्त लगने वाली बर्फ की इस परत के गर्भ में तरल पानी का एक अनंत भंडार है, जो कि धरती पर मौजूद जियोथर्मल गीजर की तरह बेहद तेज प्रेशर के साथ ऊपर आता है। लंबे वक्त से निरंतर ऐसा होता रहने के चलते आज के दौर में एनसेलेडस के साउथ पोल पर एक आइसी रिंग फॉर्म हो चुकी है, जो कि कैसिनी ने लास्ट टाइम अपनी 3rd ऑब्जर्वेशन के दौरान देखी थी। बता दें कि कैसिनी और एनसेलेडस की ये तीनों ही मुलाकातें सन 2005 के जनवरी, फरवरी और जुलाई महीनों में हुई थीं। इसके बाद इसने एक बार दोबारा से टाइटन का रुख किया। अब बारी है कैसिनी की दूसरी सबसे बड़ी अकम्प्लिशमेंट टाइटन को जानने की। जुलाई सन 2006 में कैसिनी ने एक बार फिर टाइटन के साथ एक क्लोज कॉल ली, जिसमें उसने अपने हाई रेजोल्यूशन कैमरा को टाइटन की ओर तानते हुए इसकी ऑप्टिकल ऑब्जर्वेशन की। इस दौरान कैसिनी ने टाइटन की ज्योग्राफी और कॉम्पोजिशन को समझने का प्रयास किया, जिसके तहत कुछ कैमरा बेस्ड एविडेंसेस और स्पेक्ट्रोमीटर की रीडिंग से टाइटन की सतह पर बेहद बड़ी लिक्विड बॉडीज की एग्जिस्टेंस का पता चल सका। हालांकि इससे पहले भी वैज्ञानिकों को टाइटन पर तरल पदार्थों की मौजूदगी का आभास था, मगर उन्हें ये बिल्कुल नहीं पता था कि इस तरल का फैलाव चांद पर कितना ज्यादा है। कैसिनी ने हमें बताया कि ये बेहद बड़ी लिक्विड बॉडीज मीथेन और कई अन्य लिक्विड हाइड्रोकार्बन से भरी पड़ी हैं। इस कड़ी में ये कई लेक्स और सीज की फॉर्म में मौजूद हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारी धरती पर पानी की झीलों से लेकर महासागरों तक सब कुछ वाइड वैरायटीज में मौजूद है। और इन्हीं सब खोजों के साथ ये भी साबित हो गया कि इस पूरे सौरमंडल में अगर कोई जगह पृथ्वी से सबसे ज्यादा मेल खाती है तो वो है शनि का ये चांद, जिसे टाइटन कहते हैं। एक ऐसी जगह जहां नदियां बहती हैं, झीलें चमकती हैं और बादल आसमान से बरसते हैं, लेकिन वहां पानी की एक बूंद भी नहीं है। सुनकर आपको भी अजीब लगा होगा। जी हाँ, ये दुनिया बिल्कुल ऐसी ही है। ये है शनि ग्रह का सबसे बड़ा चांद टाइटन।
ये हमारे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा खगोलीय पिंड है जिसके बारे में हम जानते हैं कि उसकी सतह पर तरल पदार्थ एकदम स्टेबल कंडीशन में मौजूद है, लेकिन वो तरल पानी नहीं बल्कि मीथेन और इथेन है। वैज्ञानिकों ने सोचा कि टाइटन पर जीवन की संभावना को समझना आसान होगा, लेकिन इसकी सतह पर हमें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। आज तक हमें टाइटन पर ऐसे कोई भी स्पष्ट सुराग नहीं मिले जो जीवन की मौजूदगी को समझा सकें। टाइटन की ये रहस्यमय दुनिया आखिर हमें क्या बताना चाहती है? टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा हमारे सौरमंडल में एक अजूबा है। इसका आकार हमारे चांद से बड़ा है और ये सबसे छोटे ग्रह बुध से भी बड़ा है। लेकिन जो बात टाइटन को वाकई खास बनाती है वो है इसका एटमॉस्फेयर। शनि के चारों ओर घूम रहे टाइटन का वायुमंडल इतना घना है कि ये पृथ्वी के वायुमंडल से भी मोटा है और इसमें नाइट्रोजन और मीथेन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इस वायुमंडल ने ही टाइटन को एक रहस्यमय धुंधलापन दिया है, जिसके कारण इसकी सतह को ऊपर से देख पाना बहुत मुश्किल है। वैज्ञानिक ये जानना चाहते थे कि इस रहस्यमय दुनिया के नीचे आखिर क्या हो सकता है, और आखिरकार इसका खुलासा करने नासा का कैसिनी-हुइगन्स मिशन सन 2004 में वहां पर पहुंच ही गया। कैसिनी ने टाइटन की सतह पर झीलों, नदियों और समुद्रों की मौजूदगी का खुलासा किया। ऐसा नजारा देखकर वैज्ञानिकों की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने एक ऐसा ऑब्जेक्ट खोज लिया है जहां नदियां बहती हैं और लिक्विड ओशंस भी मौजूद हैं। लेकिन ये सब कुछ पानी से नहीं बना था, बल्कि लिक्विड मीथेन और इथेन यहाँ ऐसे मौजूद हैं जैसे हमारी धरती पर पानी है। वैज्ञानिकों को लगा कि ये तरल पदार्थ यहाँ टाइटन पर शायद जीवन के लिए सबसे जरूरी केमिकल प्रोसेसेस को जन्म दे सकते हैं। टाइटन पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे हाइड्रोकार्बन्स भी अबेंडेंस में मिलते हैं, जो जीवन के लिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हो सकते हैं। लेकिन अब एक बड़ा सवाल वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा था। अगर टाइटन पर इतने सारे तरल पदार्थ और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं, तो वहां जीवन के कोई स्पष्ट संकेत हमें आज तक क्यों नहीं मिले? अगर हम धरती पर देखें तो यहाँ जब नदियां समुद्र या झीलों से जाकर मिलती हैं तो वहाँ डेल्टास बनते हैं। ये वो एरियाज होते हैं जहाँ नदी का सेडिमेंट जमा हो जाता है। ये डेल्टा नदियों के फ्लो और उनके द्वारा ढोए गए पदार्थों का सबूत होते हैं। टाइटन पर हमें नदियां और झीलें तो मिलती हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि वैज्ञानिकों को वहां डेल्टा के होने के कोई स्पष्ट निशान नहीं मिले। कैसिनी के रडार इमेजेस और हुइगन्स प्रोब के डेटा से पता चला है कि टाइटन की नदियां अक्सर अचानक ही खत्म हो जाती हैं, बिना किसी डेल्टा फॉर्मेशन के। टाइटन पर डेल्टास का न मिलना वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी पहेली बन चुकी है। डेल्टास की कमी का मतलब हो सकता है कि टाइटन की नदियां उतनी एक्टिव नहीं हैं जितना हम सोचते थे, यानी ये नदियां बहती नहीं हैं, ये बस यूं ही खड़ी हैं। या फिर वहां की जियोलॉजिकल प्रोसेसेस हमारी धरती से पूरी तरह अलग हैं। उदाहरण के लिए टाइटन की सतह पर टेम्परेचर बहुत कम है, लगभग -180 डिग्री सेल्सियस, और इतने ठंडे मौसम में मीथेन और इथेन का फ्लो पृथ्वी की नदियों की तरह तेज नहीं हो सकता। शायद ये भी हो सकता है कि टाइटन की नदियां मौसमी हैं, जो केवल कुछ समय के लिए ही बहती हैं और सेडिमेंट को जमा करने के लिए उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। या फिर ये भी हो सकता है कि टाइटन का सरफेस कॉम्पोजिशन इतना अनोखा है कि वो डेल्टा फॉर्मेशन को या तो होने ही नहीं देता या फिर रोक देता है। टाइटन पर जीवन की संभावना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि टाइटन पर हमने कुछ ऐसा देख लिया था जो हमें कहीं और नहीं मिला। वैज्ञानिक इस बात को लेकर श्योर थे कि अगर टाइटन पर हमारे जैसा जीवन अगर नहीं भी हुआ तो शायद वहां पर हमें किसी और तरह की लाइफ फॉर्म जरूर मिलेगी। कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म ना सही तो सिलिकॉन बेस्ड लाइफ हो सकती है, लेकिन हमारी सारी उम्मीदें धीरे धीरे दम तोड़ने लगीं। टाइटन पर जीवन की खोज के लिए वैज्ञानिकों को कई तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले टाइटन का एटमॉस्फेयर इतना घना है कि ऊपर स्पेस से सतह को देखना और इसे स्टडी करना बहुत मुश्किल है। यानी अगर हमें टाइटन को अच्छी तरह से जानना है तो ये जरूरी है कि हमें इसकी सतह पर उतरना ही होगा। वहीं जब हम इसके नजदीक गए
तो कैसिनी के रडार और इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट्स ने हमें बहुत कुछ बताया, लेकिन उसकी रेजोल्यूशन लिमिटेड ही थी। हुइगन्स प्रोब ने सन 2005 में टाइटन की सतह पर उतरकर हमें कुछ डेटा तो जरूर भेजा, लेकिन वो भी सिर्फ कुछ घंटों तक ही एक्टिव रहा। जीवन की खोज के लिए हमें ये समझना होगा कि टाइटन पर केमिकल रिएक्शंस आखिर कैसे काम करते हैं। पृथ्वी पर जीवन पानी के इर्द गिर्द विकसित हुआ था, लेकिन टाइटन पर लिक्विड मीथेन और इथेन पानी की जगह ले लेते हैं। क्या इन तरल पदार्थों में जैविक रासायनिक प्रक्रियाएं हो सकती हैं? वैज्ञानिकों ने लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में दिखाया कि मीथेन और इथेन में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं, लेकिन ये प्रक्रियाएं कितनी कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं, ये अभी हमें नहीं पता है। टाइटन की सतह पर रेडिएशन का स्तर बहुत ही अधिक है, क्योंकि ये शनि ग्रह के मैग्नेटोस्फीयर में मौजूद है, जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स से भरा पड़ा है। ये रेडिएशन जैविक अणुओं को नष्ट कर सकता है, जिससे जीवन की संभावना वाकई बहुत कम हो जाती है। टाइटन की सतह पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी इसे जीवन की खोज के लिए डेफिनेटली एक अच्छा कैंडिडेट बनाती है, लेकिन डेल्टाज का ना मिलना और उसकी सतह की जटिल संरचना ने वैज्ञानिकों को उलझन में डाल दिया है। टाइटन की सतह पर ड्यून्स, माउंटेन्स और कैनियंस जैसी लैंडस्केप्स मौजूद हैं, जो धरती से काफी मिलती जुलती हैं, लेकिन इनका निर्माण मीथेन और इथेन के फ्लो से हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइटन पर क्रायोवॉल्केनिज्म भी हो सकता है, लेकिन वो टाइटन पर कैसे काम करता है और वो टाइटन को एक्टिव रखने में कोई बड़ा रोल प्ले कर रहा है, इसके बारे में हमें अभी और जानना होगा। टाइटन की सतह की डेंसिटी बहुत ही कम है और ये ज्यादातर ऑर्गेनिक मटेरियल्स और आइस से बनी हुई है। इसका मतलब है कि टाइटन की सतह पृथ्वी की तुलना में बहुत हल्की और नाजुक हो सकती है। इस वजह से नदियों का सेडिमेंट शायद इतनी आसानी से वहां पर नहीं जमता, या फिर वो इतना हल्का है कि वहां पर चलने वाली हवाएं उसे उड़ा ले जाती हैं। कैसिनी के डेटा से हमें ये भी पता चला कि टाइटन पर विंड पैटर्न्स बहुत मजबूत हैं, जो सेडिमेंट्स को एक बड़े इलाके में फैला सकते हैं, जिससे डेल्टाज का निर्माण रुक जाता है। टाइटन के रहस्यों को सुलझाने के लिए नासा ने ड्रैगन फ्लाई मिशन की योजना बनाई है, जो सन 2034 में टाइटन पर पहुंचेगा। ये एक ड्रोन लाइक रोटर क्राफ्ट होगा, जो टाइटन की सतह पर उड़कर एक बड़े इलाके को स्टडी करेगा। ड्रैगन फ्लाई का टारगेट टाइटन की सतह और इसके एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और केमिकल प्रोसेसेस को गहराई से जांचना है। ये मिशन टाइटन की सतह पर मोबिलिटी प्रदान करेगा, जिससे वैज्ञानिक इसके अलग अलग टेरेन्स को आसानी से स्टडी कर पाएंगे। ड्रैगन फ्लाई के इंस्ट्रूमेंट्स में मास स्पेक्ट्रोमीटर और मेट्रोलॉजिकल सेंसर्स शामिल होंगे, जो टाइटन के एटमॉस्फेयर और इसकी सरफेस कॉम्पोजिशन को समझने में मदद करेंगे। ड्रैगन फ्लाई ये भी जांचेगा कि क्या टाइटन पर प्रीबायोटिक केमिस्ट्री मौजूद है, यानी वो केमिकल प्रोसेसेस जो जीवन की शुरुआत के लिए जरूरी होती हैं। अगर ड्रैगन फ्लाई को टाइटन पर डेल्टाज के निशान मिलते हैं, तो ये टाइटन की नदियों के बिहेवियर को समझने में एक बड़ा कदम होगा। साथ ही ये मिशन टाइटन के मीथेन साइकिल को भी डीपली स्टडी करेगा, जो हमारी धरती के वाटर साइकिल से मिलता जुलता है। टाइटन की सतह एक ऐसी पहेली है जिसने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यहाँ नदियां तो हैं, लेकिन बिना डेल्टाज के, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का प्रचुर मात्रा में मिलना और एक एक्टिव मीथेन साइकिल होना, लेकिन फिर भी यहाँ जीवन के कोई स्पष्ट संकेत नहीं है। ये सब कुछ टाइटन को हमारे सौरमंडल का सबसे रहस्यमय पिंड बनाता है। क्या टाइटन पर जीवन संभव है, या ये सिर्फ एक ऐसी दुनिया है जहाँ रासायनिक प्रक्रियाएं जीवन की शुरुआत के लिए अभी पर्याप्त नहीं है? ड्रैगन फ्लाई मिशन शायद इन सवालों के जवाब देगा, लेकिन तब तक टाइटन का रहस्य हमें ये याद दिलाता रहेगा कि ब्रह्मांड कितना अनजान और रोमांचक है। दोस्तों, दूसरे ग्रह का ह्यूमन कॉलोनाइजेशन हमारे कॉस्मिक एक्सप्लोरेशन में एक तेजी को रिप्रेजेंट करता है। वर्तमान में हमारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और स्पेस एजेंसीज का मेन एम मार्स जैसी सेलेस्टियल बॉडीज पर सस्टेनेबल हैबिटेट्स को एस्टेब्लिश करना है, जहां पर मुख्य चुनौती सपोर्टिंग सिस्टम्स, रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन और हार्श एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स को अडेप्ट करना है, जहां प्रपल्शन, टेराफॉर्मिंग और सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम्स के इनोवेशंस इन चुनौतियों का सामना करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
इस तरह का कॉलोनाइजेशन पूरी तरह से पृथ्वी पर डिपेंडेंट रहने के खतरे को कम कर सकता है और यूनिवर्स में ह्यूमैनिटी के प्रेजेंस को और ज्यादा एक्सपेंड कर सकता है। यही नहीं, ये साइंटिफिक प्रोग्रेस को भी बढ़ावा दे सकता है और हमारे होम प्लैनेट पर अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस का सामना करने में हमारी स्पीसीज की एग्जिस्टेंस को इंश्योर कर सकता है। दोस्तों, इंटरप्लैनेटरी हैबिटेट की खोज हमारी एस्ट्रोनॉमिकल बाउंड्रीज से परे पहुंचने के लिए ह्यूमैनिटी के रेजिलियंस, क्यूरियोसिटी और डिटर्मिनेशन का सिंबल है। सैटर्न के मून्स में से एक टाइटन का कॉलोनाइजेशन भी लंबे समय से वैज्ञानिकों के फैसिनेशन और स्पेकुलेशन का विषय रहा है। जैसे जैसे ह्यूमैनिटी स्पेस एक्सप्लोरेशन की बाउंड्रीज को आगे बढ़ा रही है, टाइटन पर कॉलोनी बसाने की संभावनाएं भी तेजी से दिलचस्प होती जा रही हैं। तो क्या एक दिन ये संभावना भी सच हो जाएगी? आखिर क्या है टाइटन कॉलोनी का पोटेंशियल फ्यूचर और इस प्रोसेस में किन किन चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ सकता है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन टाइटन कॉलोनी को समझने से पहले आइए एक बार टाइटन को अच्छी तरह से जान लेते हैं। दोस्तों, टाइटन सैटर्न का सबसे बड़ा चंद्रमा और हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। ये मुख्य रूप से मीथेन और हाइड्रोकार्बन्स के ट्रेसेस के साथ नाइट्रोजन से बने डेंस एटमॉस्फेयर से घिरा हुआ है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक यूनिक कॉम्बिनेशन और लिक्विड हाइड्रोकार्बन लेक्स का प्रेजेंस इसे आगे की खोज के लिए एक अट्रैक्टिव टारगेट देता है। टाइटन की खोज के लिए प्राइमरी मोटिवेशंस में से एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज की पॉसिबिलिटी है, जबकि टाइटन के ठंडे तापमान और सरफेस पर लिक्विड वाटर की कमी के कारण ट्रेडिशनल लाइफ वहां पर संभव नहीं है। जबकि वैज्ञानिकों का मानना यह है कि मून के सब सरफेस ओशंस में माइक्रोबियल लाइफ जरूर से मौजूद हो सकती है और यदि इसकी पुष्टि हो जाती है तो इस खोज का यूनिवर्स में जीवन की उत्पत्ति और प्रेवलेंस के बारे में हमारी समझ पर गहरा असर पड़ेगा। टाइटन का वातावरण घना है जो मुख्य रूप से मेथेन और एथेन के ट्रेसेस के साथ नाइट्रोजन से बना हुआ है। वास्तव में इसका एटमॉस्फेयर पृथ्वी से भी अधिक डेंस है। हालांकि टाइटन की ग्रेविटी काफी कमजोर है। पृथ्वी के अलावा टाइटन हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र ऐसा सेलेस्टियल बॉडी है जिसकी सरफेस पर लिक्विड सब्सटेंसेस की स्टेशनरी बॉडी पाई गई है। हालांकि ये कोई वाटर बॉडी नहीं है, बल्कि ये लिक्विड मीथेन और एथेन के लेक्स और रिवर्स हैं। टाइटन साइंटिस्ट के लिए इंटरेस्ट का विषय है क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर और सरफेस पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। इन मॉलिक्यूल्स को वैज्ञानिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ कहते हैं, जिनकी स्टडी अर्ली अर्थ और यूनिवर्स में कहीं लाइफ की पॉसिबिलिटी के बारे में बताती है। टाइटन के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वो कैसिनी-हुइगेन्स मिशन से आता है। कैसिनी नासा का एक स्पेसक्राफ्ट है जिसने पूरे सैटर्न और उसके मून्स को स्टडी किया है। कैसिनी द्वारा ले जाया गया एक प्रोब हुइगेन्स 2005 में टाइटन के सरफेस पर सक्सेसफुली उतरा था, जिसने इसके स्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट के बारे में बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड किया था। टाइटन के समुद्र के रेडार ऑब्जर्वेशन से अनेकों मिस्टीरियस फीचर्स सामने आए जिन्हें मैजिक आइलैंड्स कहा जाता है, जिनकी खासियत यह है कि ये प्रकट होते हैं और गायब हो जाते हैं, जिससे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि लिक्विड लेवल्स वेव्स या बबल्स में बदलाव आने के कारण होते हैं। आपको बता दें कि टाइटन का सरफेस बेहद ज्यादा ठंडा है, जहां तापमान लगभग -290 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि -279 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ये एक्सट्रीमली कोल्ड और डेंस एटमॉस्फेयर के साथ बना है। इसी की वजह से टाइटन धुंधला नजर आता है। टाइटन को एक प्रीबायोटिक एनवायरनमेंट माना जाता है, जिसका अर्थ यह है कि इसमें प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी कंडीशंस हैं, लेकिन इसमें लिक्विड वाटर का अभाव है। वैज्ञानिक उन प्रोसेसेस को समझने के लिए टाइटन की स्टडी करने में इंटरेस्ट दिखाते हैं जो पृथ्वी से डिफरेंट एनवायरनमेंट में लाइफ या उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स के विकास का कारण बन सकती हैं। तो इसी के साथ आइए अब टाइटन पर ह्यूमन कॉलोनाइजेशन को समझते हैं। दोस्तों, टाइटन पर कॉलोनी एस्टेब्लिश करने से कई चैलेंजेस सामने आएंगे, जैसे वहां का एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर। जैसा कि हमने आपको बताया कि टाइटन के सरफेस का टेम्परेचर एवरेज लगभग -290 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि -179 डिग्री सेल्सियस होता है। इसीलिए हमें वहां पर जाने के लिए एडवांस थर्मल इंसुलेशन और हीटिंग सिस्टम्स की आवश्यकता होगी। इसके अलावा ब्रीदेबल एटमॉस्फेयर की कमी के कारण
ह्यूमन हैबिटेशन के लिए प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट के निर्माण की भी जरूरत होगी। मून की सरफेस तक लिमिटेड सनलाइट के कारण टाइटन कॉलोनी को बिजली देने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस की भी आवश्यकता होगी, जहां पर सोलर एनर्जी फिजिबल होते हुए भी पृथ्वी की तुलना में काफी कम एफिशिएंट होगी। लेकिन अल्टरनेटिवली न्यूक्लियर पावर प्लांट्स या फिर फ्यूल सोर्सेज के रूप में मून के मीथेन लेक्स का उपयोग किया जा सकता है, जहां पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बनाए रखने के लिए और वैज्ञानिक रिसर्च को कन्वीनियंट बनाए रखने के लिए एफिशिएंट एनर्जी प्रोडक्शन इम्पोर्टेंट होगा। टाइटन कॉलोनी के एग्जिस्टेंस के लिए स्टेबल एयर वाटर सप्लाई इंश्योर करना भी बहुत ज्यादा आवश्यक होगा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि टाइटन के एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा नाइट्रोजन है। इसमें ऑक्सीजन की कमी है, जिससे क्लोज्ड लूप लाइफ सपोर्ट सिस्टम के विकास की आवश्यकता होगी, जो सांस लेने योग्य हवा को रिसाइकल और रीजनरेट करने में कैपेबल हो। दोस्तों, टाइटन पर पानी एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स के रूप में काम आ सकता है, जिसे टाइटन के सब सरफेस आइस से निकाला जा सकता है या फिर मेथेन लेक्स को हार्वेस्ट किया जा सकता है। टाइटन कॉलोनी को बनाए रखने के लिए एक रिलायबल फूड प्रोडक्शन सिस्टम स्थापित करने की भी आवश्यकता होगी। टाइटन पर सनलाइट का एब्सेंस और ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के लिए लिमिटेड स्पेस के कारण हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स जैसे अल्टरनेटिव मेथड्स को अपनाया जा सकता है। एडवांस एलईडी लाइटिंग सिस्टम के साथ मिलकर ये सॉइल लेस फार्मिंग टेक्निक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में फसलें उगाने का रिसोर्स प्रदान कर सकती हैं। टाइटन कॉलोनी के लिए पृथ्वी के साथ साथ कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी बनाए रखना भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। टाइटन और अर्थ के बीच के वास्ट डिस्टेंस को देखते हुए ट्रेडिशनल रेडियो ट्रांसमिशन में काफी ज्यादा देरी होगी। इसीलिए एक डेडिकेटेड कम्युनिकेशन नेटवर्क को स्थापित करने के लिए रिले सैटेलाइट्स या फिर एडवांस लेजर कम्युनिकेशन सिस्टम की जरूरत होगी, जो मिशन को कंट्रोल करने के साथ साथ रिलायबल कम्युनिकेशन को इंश्योर करने और रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन को एनेबल करेगा। टाइटन कॉलोनी वास्तव में एक साइंटिफिक रिसर्च और सेंटर ऑफ एक्सप्लोरेशन के रूप में काम करेगी। दोस्तों, टाइटन की यूनिक जियोलॉजी, हाइड्रोकार्बन लेक्स और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस प्लैनेटरी प्रोसेसेस और एस्ट्रोबायोलॉजी की स्टडी के लिए एक यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। रोबोटिक मिशंस और टाइटन के सरफेस और सब सरफेस के ह्यूमन एक्सप्लोरेशन से मून हिस्ट्री और प्लैनेटरी साइंस के वाइड एरिया में वैल्यूएबल इंसाइट्स मिल सकते हैं। साइंटिफिक रिसर्च से बियॉन्ड टाइटन के कॉलोनाइजेशन में इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ये जानने में भी हमें बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। मेथेन और अन्य हाइड्रोकार्बन्स के रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन और यूज स्पेस एक्सप्लोरेशन के मिशंस के लिए फ्यूल के रूप में एक वैल्यूएबल रिसोर्स के रूप में काम कर सकता है। इसके अलावा भी टाइटन कॉलोनी के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पृथ्वी पर भी वेरियस इंडस्ट्रीज को एडिशनल बेनिफिट्स हो सकते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज के कॉलोनाइजेशन से जुड़े किसी भी प्रयास की तरह एथिकल आइडियाज को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। टाइटन के एंशिएंट एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना और इसके रिसोर्सेज का रिस्पॉन्सिबल यूज इंश्योर करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। टाइटन कॉलोनी के डेवलपमेंट और ऑपरेशंस के गाइडेंस में इंटरनेशनल कोऑपरेशन और एथिकल फ्रेमवर्क का पालन महत्वपूर्ण होगा। आपको बता दें कि टाइटन कॉलोनी का भविष्य साइंटिफिक डिस्कवरी, स्पेस एक्सप्लोरेशन और पॉसिबली पृथ्वी से दूर इंसानों के एग्जिस्टेंस के लिए भी इमेंस पॉसिबिलिटीज रखता है। हालांकि इस प्रयास में जो भी चुनौतियां हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिए। साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और पॉलिसी मेकर्स के कलेक्टिव एफर्ट्स इस एम्बिशियस मिशन को पूरा कर सकती हैं। जैसे जैसे हम ह्यूमन एक्सप्लोरेशन की बाउंड्रीज को और आगे बढ़ाना जारी रखेंगे, ये थ्राइविंग टाइटन कॉलोनी की संभावना अंतरिक्ष में हमारे भविष्य की एक एस्टोनिशिंग साइट बनी रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या भविष्य में सच में हम कहीं टाइटन पर ह्यूमन कॉलोनी बनाने में सफल हो पाएंगे? सन 1609 की एक ठंडी रात इटली के एक छोटे से शहर में गैलीलियो गैलीली अपनी छत पर खड़े हैं। उनके हाथ में एक नई दूरबीन है जो उस समय की दुनिया के लिए वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। और जैसे ही उन्होंने उस दूरबीन को आकाश की ओर मोड़ा, उनकी आंखों ने कुछ ऐसा देखा जिसने मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। चमकते तारों के बीच उन्होंने बृहस्पति के 4 चंद्रमाओं को देखा। एक ऐसी दुनिया जो धरती से परे थी, जो नंगी आंखों से कभी दिखाई नहीं दी। उस पल में गैलीलियो ने न केवल ग्रहों को देखा, बल्कि मानवता के सवालों को भी एक नई दिशा दी। क्या हमारा आकाश इतना रहस्यमयी है
कि वो हमें अपने राज कभी नहीं दिखाता। लेकिन आज सैकड़ों साल बाद जब हम उसी आकाश को देखते हैं तो एक सवाल हमारे मन में बार बार आता है, अगर गैलीलियो अपनी साधारण दूरबीन से ग्रहों को देख सकते थे तो हम अपनी नंगी आंखों से धरती से बाकी ग्रहों को क्यों नहीं देख पाते? आकाश में तारे जो हमसे लाइट ईयर्स की दूरी पर हैं, वो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन बृहस्पति, मंगल और शनि जैसे ग्रह कहाँ छिपे रहते हैं जो हमारे ही सौरमंडल में हैं? क्या आकाश हमें धोखा दे रहा है या हमारे देखने का तरीका ही गलत है? तो चलिए आज के इस रहस्य को सुलझाने की यात्रा पर निकलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारा आकाश कोई साधारण चीज नहीं है और न ही ये किसी कार की विंडशील्ड की तरह ट्रांसपेरेंट है, बल्कि ये एक विशाल, गतिशील और जटिल ब्रह्मांडीय मंच है जहाँ पर चीजें अपने हिसाब से काम करती हैं। सुबह के समय, दिन में और शाम को ये आसमान किसी कैनवास की तरह लगता है, जैसे प्रकृति ने इस पर रंग उंडेल दिए हों। लेकिन जैसे ही रात होती है तो ये किसी शीशे की तरह साफ हो जाता है और हमें अपने जरिए इस ब्रह्मांड को देखने देता है। हमें तारे दिखाई देते हैं हजारों लाखों की संख्या में, लेकिन ग्रह वे कहीं खो से जाते हैं। लेकिन इसका कारण आसमान नहीं बल्कि हमारी आंखों की सीमाएं और प्लैनेट्स का नेचर भी है। आकाश पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन ये बात तो आप सब जानते होंगे कि ग्रह तारों की तरह अपने आप में चमकते नहीं हैं। तारे अपने भीतर चल रही न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से रोशनी उत्पन्न करते हैं, जैसे कि हमारा सूरज। लेकिन ग्रह ये सूरज की रोशनी को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। यही कारण है कि इनकी चमक तारों के कंपैरिजन में कम होती है। इसीलिए जब वो चमकते ही कम हैं, तो आसानी से दिखाई भी नहीं देते। लेकिन जरा रुकिए, असल में ये पूरी कहानी नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमें कुछ प्लैनेट्स आसानी से दिख जाने चाहिए थे, जैसे कि मंगल जो अपने लाल रंग के लिए फेमस है। तो फिर असली रुकावट क्या है? देखिए, ब्रह्मांड में हर चीज अपनी जगह पर है और ये जगह दूरी से तय होती है। हमारी धरती तो सौरमंडल का एक छोटा सा हिस्सा है और बाकी ग्रह सूरज के इर्द गिर्द अलग अलग ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं। उदाहरण के लिए मंगल ग्रह जो सौरमंडल में हमारा पड़ोसी है, वो धरती से एवरेज 22.5 करोड़ किलोमीटर दूर है। लेकिन ये दूरी ऐसा भी नहीं है कि फिक्स है। जब धरती और मंगल सूरज के एक ही तरफ होते हैं तो ये दूरी घटकर 5.6 करोड़ किलोमीटर तक रह जाती है और इस समय को हम ऑपोजिशन कहते हैं, जब मंगल ग्रह हमारी धरती के सबसे नजदीक होता है। इसी तरह बृहस्पति और शनि जैसे आउटर प्लैनेट्स तो हमसे और भी ज्यादा दूर हैं। जुपिटर प्लैनेट का धरती से एवरेज डिस्टेंस 77.8 करोड़ किलोमीटर है और शनि ग्रह की दूरी 142.7 करोड़ किलोमीटर। और इतनी दूरी पर ये प्लैनेट्स जब सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं तो वो रोशनी हम तक पहुंचते पहुंचते बहुत कमजोर पड़ जाती है और हमें प्लैनेट्स बहुत ही धुंधले दिखाई देते हैं, रोशनी के एक छोटे से बिंदु की तरह जो हमें आसानी से दिखाई नहीं देते। लेकिन प्लैनेट्स का हमें न दिखना क्या सिर्फ दूरी ही इसका कारण है? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो हम कभी ग्रहों को देख ही नहीं पाते। सच्चाई ये है कि कुछ खास परिस्थितियों में हम ग्रहों को देख सकते हैं। ग्रहों को कब और कैसे देखें? क्या आपको पता है कि कुछ ग्रह जैसे बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि, इन्हें हम अपनी नंगी आंखों से भी देख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मनुष्य प्राचीन काल से ही इन 5 ग्रहों को बिना किसी टेलीस्कोप के हमेशा से देखता आया है। टेलीस्कोप और दूरबीनों के आने से पहले प्राचीन काल के लोगों को पता था कि मंगल ग्रह का रंग लाल है, लेकिन इन्हें देखने के लिए सही समय और सही जगह का होना जरूरी है। उदाहरण के लिए शुक्र ग्रह, जिसे हम शाम का तारा या सुबह का तारा कहते हैं, वो सूर्यास्त के बाद पश्चिम में या सूर्योदय से पहले पूर्व में दिखाई देता है। ये इतना चमकीला होता है कि इसे आसानी से देखा जा सकता है, बशर्ते आसमान एकदम साफ हो और आप सही दिशा में देख रहे हों। मंगल, बृहस्पति और शनि भी रात के समय ही दिखाई देते हैं, खासकर तब जब वे धरती के नजदीक हों। लेकिन बुध को देखना सबसे मुश्किल है क्योंकि ये सूरज के बहुत करीब होता है और हमारे सूरज की चमक इस ग्रह को कहीं न कहीं छिपा लेती है। लेकिन अगर ऐसा है
तो फिर हम इन्हें हमेशा क्यों नहीं देख पाते? इसका जवाब है हमारा पर्यावरण और हमारी आदतें। ये बात किसी से भी छिपी नहीं है कि आज हमने इस धरती पर हर तरफ प्रदूषण फैलाकर इस धरती को बर्बादी की कगार पर ला दिया है। आज के समय में ज्यादातर लोग शहरों में रहते हैं। शहरों की चमक दमक, सड़कों की लाइटें और इमारतों की रोशनी ने आसमान को एक तरह से प्रदूषित कर दिया है और इसे हम लाइट पॉल्यूशन कहते हैं। जी हाँ, ये भी एक तरह का प्रदूषण ही है। ये प्रदूषण आकाश की प्राकृतिक सुंदरता को छीन लेता है। शहरों में रहने वाले लोग शायद ही कभी तारों से भरा आकाश देख पाते होंगे। ग्रहों को देखना तो बहुत दूर की बात है। हाँ, इस बात से इनकार नहीं है कि उन्हें धुंधला आसमान और तारे जरूर दिखाई देते होंगे, लेकिन क्या वो इतना साफ होता है? लाइट पॉल्यूशन के कारण कम चमकीली वस्तुएं जैसे कि ग्रह हमारी आंखों से ओझल हो जाती हैं। अगर आप किसी गांव या पहाड़ी इलाके में जाएं जहां कृत्रिम रोशनी कम हो, तो आपको आकाश में तारों के साथ साथ ग्रह भी दिखाई दे सकते हैं। उदाहरण के लिए बृहस्पति और शनि ग्रह रात के समय चमकते हुए तारों की तरह दिखते हैं, क्योंकि वे भी सूरज की रोशनी को ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी चमक स्थिर होती है। ये तारों की तरह टिमटिमाते नहीं हैं और रंग भी इन्हें तारों से अलग करते हैं। क्योंकि प्लैनेट्स हमसे इतने भी ज्यादा दूर नहीं हैं जितने तारे होते हैं, तो कहीं न कहीं इन प्लैनेट्स की रंगों की आभा को भी हम देख पाते हैं, जैसे मंगल का लाल रंग और जुपिटर का हल्का पीला रंग। हमारा वायुमंडल भी एक बड़ा कारण है कि हमें ग्रह आसानी से दिखाई नहीं देते। धरती का वायुमंडल एक तरह का फिल्टर है जो सूरज की रोशनी को तोड़ता है और बिखेरता है, और यही कारण है कि दिन में हम आसमान को नीला देखते हैं, लेकिन यही वायुमंडल रात में ग्रहों को देखने में भी रुकावट डालता है। वायुमंडल में मौजूद धूल, नमी और अन्य कण ग्रहों से आ रही सूरज की ही रिफ्लेक्टेड लाइट को और कमजोर कर देते हैं। इसके अलावा अगर खराब मौसम हो, बादल छाए हों या हवा में धुंध हो, तो ग्रहों को देखना और भी मुश्किल हो जाता है। वायुमंडल की वजह से ही जो तारे कम चमकते हैं, उनकी रोशनी तो वायुमंडल में ही बिखर जाती है, वो हमारी आंखों तक पहुंच ही नहीं पाती। इसलिए हमें तारे भी कम दिखाई देते हैं। प्लैनेट्स को हम वायुमंडल से देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें सही जगह पर जाना पड़ेगा। अपने शहर की चकाचौंध से दूर, जहां लाइट पॉल्यूशन ना हो और ना ही एयर पॉल्यूशन हो। वहां से आप ग्रहों की इस हल्की सी लाइट को भी देख पाएंगे। वायुमंडल मुख्य कारण है जिसकी वजह से हम बहुत कम चमकीली चीजों को मुश्किल से ही देख पाते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वायुमंडल ही वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से हम सिर्फ बहुत ज्यादा चमकीली चीजों को ही देख पाते हैं। इसके अलावा ग्रह भी एक जगह पर स्थिर नहीं रहते। वे सूरज के चारों ओर अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं और धरती भी अपने ऑर्बिट में घूम रही होती है। इसी वजह से आकाश में हर समय ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है। उदाहरण के लिए, अगर आप आज रात मंगल को देखना चाहते हैं, तो आपको ये जानना होगा कि वो आकाश के किस हिस्से में है। ये जानकारी आपको स्टार चार्ट या किसी एस्ट्रोनॉमी एप्लीकेशन से मिल सकती है। लेकिन कभी कभी ग्रह सूरज के इतने करीब होते हैं कि उनकी चमक सूरज की रोशनी के आगे दब जाती है। इसे हम कंजंक्शन कहते हैं। ऐसे समय में ग्रहों को देखना लगभग असंभव होता है, लेकिन जब वे धरती के नजदीक होते हैं, जैसा कि ऑपोजिशन के समय, उनकी चमक और ज्यादा बढ़ जाती है और उन्हें देखना आसान हो जाता है। तो ग्रहों की पोजीशन भी ये तय करती है कि वो हमें दिखाई देंगे या नहीं। प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों ने बिना किसी दूरबीन के ग्रहों को देखा और उनकी गति को भी समझा। भारतीय ज्योतिष में ग्रहों को नवग्रह के रूप में पूजा जाता था। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि ग्रह को हमने नंगी आंखों से देखकर उन्हें तारों से डिफरेंशिएट भी कर लिया, क्योंकि ये समय के साथ अपनी स्थिति बदलते रहते थे। इसीलिए पुराने जमाने के लोग इन्हें भटकते तारे यानी वॉन्डरिंग स्टार्स भी कहते थे। आज हमारे पास आधुनिक तकनीक है, दूरबीनें, टेलीस्कोप्स और अंतरिक्षयान, फिर भी नंगी आंखों से ग्रहों को देखना एक अलग ही अनुभव है। ये हमें उस प्राचीन मानव सभ्यता की क्यूरियोसिटी से जोड़ता है, जब इंसानों ने पहली बार आकाश को देखा और शायद सोचा होगा कि क्या वहां पर भी कोई और दुनिया है। तो अगर आप भी ग्रहों को देखना चाहते हैं, तो आपको कुछ बेसिक स्टेप्स करने होंगे। नंबर 1, सही समय चुने। ग्रहों को देखने का सबसे अच्छा समय सनसेट यानी सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले होता है।
खासकर शुक्र ग्रह को देखने के लिए जो सुबह और शाम को दिखता है। नंबर 2, लाइट पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन से बचें। शहरों से दूर किसी अंधेरी जगह पर जाएं। पहाड़, गांव या रेगिस्तान एस्ट्रो कैंपिंग के लिए सबसे अच्छे हैं। नंबर 3, आकाश को समझें। स्टार चार्ट या एप्स जैसे कि स्टेलेरियम या स्काई सफारी को यूज करें आसमान में डिफरेंट प्लैनेट्स की पोजीशन को पॉइंट आउट करने के लिए। नंबर 4, धैर्य रखें। ग्रहों को देखने के लिए समय और पेशेंस चाहिए। तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रहों की चमक स्थिर होती है, और इतने सारे तारों में से एक ग्रह को डिफरेंशिएट करने में आपको अच्छी खासी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसलिए ग्रहों और तारों के अंतर को समझना जरूरी है। और नंबर 5, साफ मौसम का इंतजार करें। बादल या धुंध ग्रहों को देखने में रुकावट डालते हैं। ग्रहों को देखने के लिए रात को साफ मौसम या साफ आसमान चुनें और बस आप ग्रहों को जरूर देख पाओगे। हमारी धरती सौरमंडल का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन ये हमें ब्रह्मांड के अनंत रहस्यों से जोड़ती है। ग्रहों को न देख पाने का कारण केवल दूरी, लाइट पॉल्यूशन या वायुमंडल नहीं है, ये हमारी जिज्ञासा की कमी भी है। आज हम इतने व्यस्त हैं कि आकाश की ओर देखना भूल गए हैं। आज हमारे घरों पर कंक्रीट की छत आ गई है। आज हम पहले की तरह खुले आसमान में सोना पसंद नहीं करते। लेकिन अगर हम एक पल रुककर रात के आकाश को देखें तो शायद हमें वही चमक दिखे जो गैलीलियो ने सैकड़ों साल पहले देखी थी। हर ग्रह, चाहे वो मंगल हो, बृहस्पति हो या शनि, एक कहानी कहता है। वो हमें अपनी भाषा में इस ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को बताने की कोशिश करता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।